नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। भारत माता की जय हो अंजू। भारत माता की जय हो सर। सर ये बताइए कि लगातार हम लोग नजर रखे हुए हैं कि कौन कनाडा में टपक गया, फ्रेंड्स ऑफ इंडिया ने कहाँ कहाँ कमाल कर दिया, कौन पाकिस्तान में टपक गया। हाफिज सईद तो बेचारा बड़ा डरा सहमा है आजकल, क्योंकि देखिए पहले उसका बेटा लापता हो गया, फिर वो मारा गया, फिर उसका एक और क्लोज एड मारा गया, और अब तो उसका ब्रदर इन लॉ जिसका नाम मकी बताया जा रहा है वो भी लापता है। पहले तो हाफिज सईद को बेचारा मत बोलो। जो आदमी कितने 167 लोगों का ये हत्यारा है। कटाक्ष सर, सटायर। कटाक्ष है, कटाक्ष है। 167 लोगों का हत्यारा है। उसको तो किसी तरह से माफी नहीं दी जा सकती। और ये मक्की है कौन? मक्की जो है वो उसका जीजा है या बहनोई बोलो, हाफिज सईद का। और ये सेकंड इन कमांड मान के चलो कि ये जमायते उद दावा, JUD, जिसको कहा जाता है कि वो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। और ये JUD का दावा है कि वो परोपकार, लोगों के भले के लिए, मुसलमानों के भले के लिए ये संस्था बनाया है। ये सब खाली दिखावा है। ये खाली सामने वाला चेहरा है, पीछे वाला चेहरा है 26/11 का, जिसमें 167 लोग मारे गए। ये भी कहा जाता है कि वो उसको नायब अमीर, लश्कर तोयबा का नायब अमीर की उपाधि दी गई। और ये वही व्यक्ति है जो 2020 में पाकिस्तान ने एंटी टेररिस्ट एक्ट के तहत इसको कन्विक्ट किया था, जेल भेजा था, क्योंकि FATF की तलवार बहुत कस के पाकिस्तान पे घूम रही थी। तो पाकिस्तान के पास और कोई विकल्प नहीं था इसको अरेस्ट करने के अलावे। तो ये है, ये जो है नक्की इनकी इनका ये परिचय है। या सर या 2011 आतंकवादी हमले में इसकी क्या भूमिका रही है? ये पूरा जो एक्चुअली, एक होता है डायरेक्टर, फिल्म में कोई बनता है तो डायरेक्टर होता है, स्क्रिप्ट राइटर होता है, एक्टर होते हैं, विलेन होते हैं, हीरोइन होता है। इसमें तो हीरोइन कोई है ही नहीं, इसमें सब विलेन ही है। तो ये हाफिज सईद ये कॉन्सेप्टलाइज करता था, सोचता था कि ऐसा होना चाहिए। बाकी सब कोऑर्डिनेशन ये करता था। और क्योंकि जीजा और साले का रिश्ता था, तो ये तो बहुत ही करीबी रिश्ता माना जाता है। और ये जीजा से पहले ये इसका चचेरा भाई भी है। तो इन लोग का तो समझ में नहीं आता है क्या कनेक्शन कहाँ लग जाता है, ओवरनाइट क्या रिश्ता बदल जाता है। तो ये बहुत पावर सेंटर था। और यदि हम आर्मी के शब्दों में कहें तो जैसे आर्मी चीफ के नीचे होता है वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तो वैसे ये वाइस चीफ लश्कर तौबा का था, नंबर 2 हायरार्की में। सब इसको रिपोर्ट करते थे। तो ये तो बहुत, जब गिरा है तो ये तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट विकेट गिरा है। या सर हाफिज के लिए कितना बड़ा झटका है, क्योंकि पहले उसका बेटा कमालुद्दीन चला गया, फिर वो मुफ्ती कैसर चला गया, अब ये चला गया, तो बड़ी दिक्कत होगी उसके लिए। वो तो ISI की पनाहगार में भी अब सुरक्षित नहीं है। सुरक्षित तो एकदम नहीं है। पहली बात कि एक अंग्रेजी में कहावत है, दोज हु लिव बाय गन्स आर किल्ड बाय गन्स। जो बंदूक के बदौलत जीते हैं वो बंदूक के द्वारा मारे जाते हैं। तो ये कहावत सच हो रहा है हाफिज सईद के केस में। इस आदमी ने बहुत लोग की हत्या की है, बहुत हिंदुस्तान में गदर मचाया है, 26/11 किया है, 167 लोगों को मारा है। तो इस पर रहम क्यों? इस पर कोई रहम करने की जरूरत नहीं। ये राक्षस है। ये मानव कहलाने लायक नहीं है। ये मानव के फेस में ये राक्षस है। और ये पूरा पूरा षड्यंत्र करता रहा है। और इसको तो नेशनल हीरो भी कह दिया गया था जनरल मुशर्रफ के द्वारा। ये हमारा राष्ट्रीय असट है और राष्ट्रीय हीरो है। तो जब जिस देश में आतंकी एक हीरो बन जाता है, उस देश का आप समझ लो कि भविष्य क्या होगा। तो ये तो झटका तो इसको लगा ही होगा। झटका लगा होगा क्योंकि बेटे की मौत, कुछ भी हो, बेटा बेटा होता है, बेटे की मौत, बाप यदि कंधा दे बेटे को, तो इससे और अब खराब दिन, बुरा दिन क्या आदमी देख सकता है। तो ये प्राकृतिक न्याय हुआ है, नेचुरल जस्टिस हुआ है। प्रकृति ने इसको सबक सिखाया है कि जिस तरह से तूने बिना दयालुता के साथ लोगों को मारा है, तो तू अभी हैव टेस्ट द सेम पुडिंग, उसी पुडिंग का चखो कि ये दर्द क्या होता है लोगों का अपने नियर डियर वंस का बिछोड़ने का। 167 लोग का दर्द समझो। ये प्राकृतिक न्याय हो रही है। और जैसा कहा जाता है लॉ ऑफ कर्मा सनातन धर्म में, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। तो जब भीष्म पितामह लॉ ऑफ कर्मा से नहीं बच पाए, जिनको माँ गंगे का आशीर्वाद था,
तो ये हाफिज वगैरह क्या है, ये खाली हाँफते रहेंगे। और दर्द तो ऐसा, जिस फ्रेंड्स ऑफ इंडिया ने इनको, या हो सकता है इंटर गैंग वॉरफेयर का नतीजा हो, चाइना का एंगल हो, कोई और दूसरे आतंकी संगठन का हो, तो वह जिसने भी किया है, ऐसा दर्द दिया है, ऐसा दर्द दिया है कि ये अब चीखता रहेगा। और किसके कंधे पे माथा रखेगा? जीजा बहनोई तो चले गए 72 के पास। तो ये पोएटिक जस्टिस हुआ है और ये होना चाहिए था। और मुझे तो ये भी सूचना मिल रही है कि सुना जा रहा है कि अब आईएसआई पर इसका विश्वास नहीं रहा और ये भाग गया कनाडा। मुझे समझ में नहीं आता है कि जो आईएसआई इसको प्रोटेक्शन नहीं दे सकती, वो ट्रूडो क्या इसका प्रोटेक्शन देगा? तो ये तो वहां भी मौत इसका इंतजार कर रही है। ज्यादा इसका टाइम नहीं है, काउंटडाउन शुरू हो गया है। अंजू, मतलब खबर ये है कि हाफिज सईद भागकर पाकिस्तान से कनाडा पहुंच गया है। सुने यही है, ये बहुत हॉट न्यूज चल रहा है कि वहां सर से भाग वहां गया है। बेटा चला गया, आईएसआई बेटा को नहीं प्रोटेक्ट कर पाया। साला जीजा जो बहनोई है वो चला गया, जीजा बहनोई जो है वो चला गया, वो भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। आईएसआई किस पर विश्वास करे हाफिज? उस आईएसआई पे जो प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। और जब ऐसा ऐसा जख्म हुआ, कोई XYZ होता तो वो सह लेता। ये दोनों जख्म तो, ये तो बहुत ही एक्यूट पेन दर्द दे रहा होगा इसको। तो अब तो उसको, अब तो मौत उसको सामने नजर आ रही है। मौत अब सामने नजर आ रही है। तो मौत का भय तो बहुत होता। मौत तुमने दुनिया को दिया। अब मौत का तस्वीर देखो। अब देखो तस्वीर, देखो कितना डरावना होता है। तो इसीलिए हो सकता है बातचीत, गपशप चल रही है, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रहा है, कहा जा रहा है कि कनाडा भाग गया है। तो भाग गया हो तो एक ही कारण मैं समझता हूं कि ये मौत का डर। सर मौत के डर से भागा भागा तो फिर रहा है, लेकिन वहां ट्रूडो क्या इसकी हिफाजत कर पाएगा? जो वहां पर निज्जर को नहीं बचा पाया, जिसके लिए वो छाती कूट रहा था 3 महीने बाद कि उसको किसी ने मार दिया और भारत को बदनाम कर रहा था, तो वो ट्रूडो क्या भरोसे के लायक है हाफिज के लिए? हाफिज तो इसका मतलब खुद ही वहां पर कूद रहा है कि आओ मुझे मार डालो। नहीं नहीं, एकदम आपने सही कहा। जो हाफिज, जो निज्जर को ट्रूडो नहीं बचा पाया, और ब्यूटी ये है कि निज्जर को मारा आईएसआई ने। हम्म। निज्जर को आईएसआई ने मारा और निज्जर का बेटा इसने ऐसा वक्तव्य दिया है। हम्म। तो जो आईएसआई पाकिस्तान में इसको सुरक्षा नहीं दे पाया है, क्या वो निज्जर को, जो ट्रूडो का इंटेलिजेंस एजेंसी है और आईएसआई का जो भी थोड़ी बड़ी शक्ति है, क्या वो कनाडा में उसको बचाव दे पाएगा? तो क्या हाफिज सईद को लगता है कि ज्यादा सेफ हेवन है कनाडा? मुझे तो नहीं लगता। मुझे नहीं लगता। जो तुम्हारा सेफ हेवन था वो तो सेफ हेवन रहा नहीं। अब कहाँ भाग के जाओगे? एक लेकिन गाना है सर ना, एक गाना है ना, जहां जाओगे वहीं पाओगे। जहां जाओगे वहां फ्रेंड्स ऑफ इंडिया या तुम्हारे इंटर गैंग वॉर जैसे मोहम्मद या HM मिलेंगे तुमको ठोकने के लिए। कहाँ कहाँ भागोगे? कहाँ कहाँ भागोगे? लेकिन या सर ये जो फ्रेंड्स ऑफ इंडिया कमाल कर रहे हैं, ये तो पिछले कुछ महीनों में ही शुरू हुआ है ये सिलसिला। और आईएसआई, आपको क्या लग रहा है आईएसआई हाफिज सईद को इतनी आसानी से जाने देगा? और फिर हाफिज को तो ये भी याद रखना चाहिए कि इसी आईएसआई की पनाह में तो था लादेन भी। एबटाबाद में किसने रखा था छिपाकर? उसको आईएसआई ने तो रखा था। उसको नहीं बचा पाए अमेरिका से आईएसआई वाले, तो इनको क्या बचाएंगे? ये तो प्रत्यक्षम की प्रमाणम, ये तो प्रत्यक्ष दिख रहा है अंजू। प्रत्यक्ष दिख रहा है। संस्कृत में कहावत है प्रत्यक्षम की प्रमाणम। प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है? प्रत्यक्ष तो दिख रहा है। जब उसामा बिन लादेन ऐसा आदमी, पावरफुल आदमी, अबोटाबाद में पूरा आईएसआई का सपोर्ट, पाकिस्तान आर्मी का सपोर्ट, पूरा प्रोटेक्शन, उसको पाकिस्तान के मेजर ने सीक्रेट लीक आउट कर दिया, मार दिया। नेवल सील्स आए अमेरिका के, ठोक दिए। तो भाई तुम्हारे घर के अंदर भी तो कुछ लोग बैठे हुए हैं जो तुम्हारे शुभचिंतक हैं। वो दूसरे गैंग को बता देंगे, वो आके तुम्हें ठोक देंगे। तुम्हारा बेटा गया है ना, तुम्हारा बहनोई गया ना, अब तुम्हारी नंबर है। तुम्हारा नंबर है भाई। जो तैयारी करो, सर थोड़ा खाना वाना निज्जर अच्छा के खा लो मामले दो में तीन जिस दिन या जो। सर सर लेकिन निज्जर के मामले में जिस तरह से अमेरिका बड़ा बिग ब्रदर बना फिर रहा है, कह रहा है कि कनाडा के साथ जांच पड़ताल में पूरा सहयोग कर रहा है, तो ये बताइए कि कनाडा अमेरिका को खुद भी तो अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। अपने देश का जो मोस्ट वांटेड आतंकवादी था लादेन, उसको तो पाकिस्तान में जाकर
टपका दिया, तब तो दुनिया भर ने कोई सवाल नहीं उठाया, बल्कि यही कहा कि आतंकवादी था, मार दिया, अच्छा किया। तो निज्जर क्या था? वो भी तो मोस्ट वांटेड आतंकवादियों की लिस्ट में था भारत के लिए। अमेरिका चाहता तो दबाव डालता कनाडा पर कि उसको भारत को सौंप दिया जाए, या जो लिस्ट भारत ने समाई है 40-42 आतंकवादियों की, अभी भी दबाव डाले कि उनको भारत को सौंप दे, या तो ये काम करे। लेकिन खुद तो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जाकर एबटाबाद में उसको टपका दिया। और अगर भारत के फ्रेंड्स ऑफ इंडिया अगर कुछ काम करे या गैंग वॉर में वो मारा जाता है और आतंकवादी है, तो इतने आंसू क्यों बहा रहा है अमेरिका? देखिए, अमेरिका समझता है कि वो विश्व का सुपर पावर नंबर 1 है। दादागिरी करना उसका हक है, उसका फंडामेंटल राइट है। और सेलेक्टिव, किसी भी इशू का सेलेक्टिव अप्रोच उसका प्रिविलेज है, उसका हक बनता है। जो उसामा बिन लादेन अबोटाबाद में आता है, उसको मारना उसका फंडामेंटल राइट है, क्योंकि 9/11 में इन्वॉल्व था। लेकिन वही चीज यदि निज्जर करता है, पन्नू करता है, तो वो फ्रीडम ऑफ स्पीच हो जाता है, एक्सप्रेशन हो जाता है, और ह्यूमन राइट्स इश्यू आ जाता है। मतलब अमेरिका सेलेक्टिव बेसिस पे अपना आचरण दिखाता है। जो उसको सूट करता है वो राइट है, जो सूट नहीं करता है वहां पर ये जो नए नए जो फ्रेजेस है ना, ह्यूमन राइट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मानवता, ह्यूमन अप्रोच, ये सब बकवास शुरू हो जाता है। ये बकवास हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस पे अमेरिका विश्वास नहीं करता है, भारत विश्वास करता है। भारत वसुदेव कुटुंबकम की बात करता है, भारत सबका साथ सबका विकास का बात करता है, भारत गरीबों का विकास का बात करता है, भारत ग्लोबल साउथ का बात करता है। ये खाली खाली अपना मलाई चक्कर में रहते हैं। तो इनको जो सूट करता है वो सही है, जो सूट नहीं करता वो गलत। ये ऐसा नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा ऐसा। क्योंकि सर, भारत पर सवाल उठाना या ट्रूडो की बात पर यकीन करके भारत पर सवाल उठाना, ये अमेरिका को क्या आज के माहौल में सूट कर रहा है? जबकि एक तरफ तो ये कोशिश हो रही है अमेरिका की तरफ की वो भारत के साथ दोस्ती की पिंगों को आगे बढ़ाए। G20 में पहुंचे हुए थे वहां के राष्ट्रपति, उसके बाद ट्रूडो का इस मुद्दे पर साथ देना क्या दिखलाता है? देखिए, ये अमेरिका डबल गेम खेलता है। अमेरिका एक चलता है डीप स्टेट क्या चाहता है, MIC क्या चाहता है, मिलिट्री इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स, जो अपना मिलिट्री इक्विपमेंट बेचना चाहता है वो क्या चाहता है। फिर कैसे इंश्योर किया जाए कि डीप स्टेट MIC का काम बने, भारतवर्ष किसी और के द्वार से, किसी इजराइल से, रूस से, फ्रांस से ये सब मिलिट्री इक्विपमेंट न खरीदे। दुकानदारी करोगे तो मेरे दुकान से, दूसरे दुकान से दुकानदारी नहीं। तो ये कैसे इंश्योर करो? इंश्योर करो कि साइकोलॉजिकल प्रेशर डालो। जहां मिलिट्री इक्विपमेंट परचेज की बात आगे बढ़ती है, पन्नू तो CIA का एजेंट है, सिख फॉर जस्टिस CIA ने बनाया, तो पन्नू छड़पना शुरू कर देता है, खालिस्तान खालिस्तान खालिस्तान। तो ये है मानसिक दबाव डालने के लिए कि भारतवर्ष पे, कि भारतवर्ष बोले अमेरिका को कि भाई आप पन्नू को कंट्रोल करो। तब बोलेगा नहीं नहीं हम तो कंट्रोल करेंगे यार, हमारा दुकानदारी तो चला दो, हमारा सामान तो खरीद लो। ये गिव एंड टेक है। आप हमें क्या दोगे, हम आपको क्या देंगे। हम आपको मिलिट्री इक्विपमेंट देंगे तो आप हमको मिलिट्री इक्विपमेंट हमसे खरीदो, हम देंगे तभी तो आप सप्लाई ऑर्डर दोगे। दूसरा चीज कि बाकी जो उछल रहा है उसको हम शांत करने की कोशिश करेंगे। तो ये डबल गेम है अंजू। तो तुमको इसी दृष्टिकोण से इसके देखना पड़ेगा। यदि कोई भी देश को हम समझते हैं, कुछ देश छोड़ के, मेरा ख्याल है विश्वास करने लायक 2 देश है, वो है रूस और इजराइल, जिस पर भरोसा काफी हद तक किया जा सकता है। इजराइल तो अच्छा है, बहुत अच्छा, रूस भी अच्छा है, लेकिन बाकी देशों को तो, फ्रांस भी काफी हद तक ठीक है, बाकी देशों को तो मैं डाउटफुल कैटेगरी में डालता हूं। ये गिव एंड टेक में विश्वास करते हैं। मेरा क्या, तुम्हारा कुछ होता है हो, मेरा क्या, तो मेरा क्या में तो फिर तो बड़ा, तब तो रुथलेस अप्रोच करना पड़ेगा, जो कि मोदी जी कर रहे हैं। इसीलिए इसीलिए ये डबल बात करते हैं। सर आपने या सर आपने MIC की बात की कि भाई हमारे हथियार खरीदो, उनकी इंडस्ट्री फले फूले। उनको तो पेट में इसलिए भी दर्द हो रही होगी ना अमेरिका की, क्योंकि भारत हथियारों के मामले में भी आत्मनिर्भर बन रहा है। अब तो बल्कि भारत इंपोर्ट कर रहा है बहुत से कंट्रीज में हथियार, भारत में बने हुए मेड इन इंडिया हथियारों को। तो वो भी तो उनके लिए दुख की बात है ना कि उनका मार्केट कल को भारत ना पूरी तरह से कैप्चर कर ले। नहीं, तो MIC का गेम बहुत साफ है कि MIC चाहता है कि मिलिट्री इक्विपमेंट मेरा बिके,
मिलिट्री इक्विपमेंट बिकने के लिए हम दूसरे के द्वार पे न जाएं। हम दूसरे के द्वार पे न जाएं इसलिए है कि इसका मानसिक दबाव भारतवर्ष पे डाला जाए। लेकिन मौजूदा सरकार तो बहुत स्ट्रांग है। जब S-400 की बात होती है बोलता है जो हमारी मर्जी हो करेंगे। ऑयल खरीदने की बात होती है रूस से, जो मर्जी होगा करेंगे। जयशंकर जी जब सब जगह छाती ठोक के बोलते हैं कि जो हमारे राष्ट्र हित में होगा वो फैसला लेंगे। और सबसे बड़ी बात है, देखिए ये MIC का गेम अलग अलग फेजेस में होता है। फेज 1 मिलिट्री इक्विपमेंट बेचा, उसमें मलाई खाए। फेज 2 रिपेयर फैसिलिटी, उसमें मलाई खाए। फेज 3 ओवरऑल फैसिलिटी जो है उसके लिए जो मेन इक्विपमेंट है अमेरिका जाएगा, उसमें मलाई खाएगा। फिर ATB ऑल टाइम बाई स्पेयर्स का, कोई इक्विपमेंट का यदि 15 साल का 16 साल का लाइफ है तो ATB मेरी रिपेयर के लिए मेंटेनेंस के लिए चाहिए ना स्पेयर्स, उसमें मलाई खाओ। तो मलाई है। ये सब मलाई को मोदी जी कह रहे हैं कि ओके तू TOT कर दे, हिंदुस्तान में बनेगा, आत्मनिर्भर हेड के अंदर बनेगा। तो सब एक बार मेन इक्विपमेंट खरीद के बाकी सब दरवाजा तो मोदी जी बंद कर देते हैं। ओवरऑल फैसिलिटी भारत में, ऑल स्पेयर्स बनेगा यहाँ पे, तो जो बाकी 4 मलाई खाने के रास्ते थे वो सब बंद। तो पेट में दर्द तो होगा, बनिया चाहता है उसका दुकान चलता रहे, दुकान बंद तो पेट में दर्द। तो भाई दवाई खा लो, पेट में दर्द है तो पता नहीं पेट दर्द का कौन बेस्ट दवाई होता है मुझे नहीं पता, तो वो खा ले, यही है। सर अजवाइन अच्छा होता है, पेट दर्द हो रहा तो नमक डाल के अजवाइन ले लेना चाहिए, वो देसी दवाई सबसे ज्यादा ठीक रहती है। क्योंकि सर अमेरिका जिस तरह से ट्रूडो को सपोर्ट कर रहा है, कनाडा को सपोर्ट कर रहा है निज्जर के मामले, उसमें कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला दिखता है कि वो भारत पर कहीं ना कहीं प्रेशर टैक्टिक है उसकी। लेकिन सर ये बताइए कि आप जिस वक्त हम और आप इस वक्त अपनी रिकॉर्डिंग करें उस वक्त खबर ये भी बहुत तेजी से चल रही है कि एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा करने वाले बहुत से जर्नलिस्ट के ठिकानों पर छापे पड़े हैं दिल्ली पुलिस के, और साथ ही साथ बहुत को डिटेन भी किया गया है। ये न्यूयॉर्क टाइम्स जो जनरली भारत के खिलाफ बहुत कुछ छापता रहा है और एक पॉलिटिकल पार्टी से पैसे लेके काफी बकवास करता रहा है कि बेस्ट ये मॉडल, बेस्ट मॉडल, ये पैसे पे बिकने वाला न्यूयॉर्क टाइम्स जब ये कह रहा है तो इसमें समझिए कि आप सच्चाई कितनी बड़ी है। वो कह रहा है कि एक न्यूज पोर्टल है न्यूज क्लिक, जो चाइना फंडेड है और उसका फंडिंग आता है अमेरिका के मिलियनेयर है नेविल रॉय सिंघम, उसके माध्यम से आता है। और 2 बिंदु है इसमें पहला बिंदु जो न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्ट कर रहा है कि FCRA फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट का वायलेशन है और पैसा जो है इस्तेमाल किया गया है एंटी नेशनल ये एंटी नेशनल एक्टिविटीज में। तो ये भी कहा जा रहा है न्यूयॉर्क टाइम्स के द्वारा कि रॉय सिंघम ने न्यूज क्लिक को 38 करोड़ रुपया गैर कानूनी तरीके से दिया है कि फॉल्स इंफॉर्मेशन फैलाओ और चीन के पक्ष में माहौल बनाओ। कि 2024 का इलेक्शन एक डू और डाई सिचुएशन है यहाँ के पॉलिटिकल पार्टी के लिए और भारत के दुश्मनों के लिए। तो ये सब पावर, मनी पावर, हनी पावर, पॉलिटिकल पावर, प्रोपेगेंडा वॉरफेयर, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, ये सब तीर चला रहे हैं ताकि किसी तरह से मोदी जी ना आए। तो जो इंफॉर्मेशन आ रही है कि दिल्ली पुलिस ने इंटरोगेशन शुरू किया है और जिसमें से कहा जा रहा है कि 9 जर्नलिस्ट को डिटेन किया गया, उनसे बातचीत चल रही है और UAP अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत ये इंक्वायरी चल रही है। और जो यहाँ के कुछ जर्नलिस्ट हैं वो मुझे इतनी मतलब घृणा आती है इन लोगों से, मुझे समझ में नहीं आता है कि पैसा के लेके ये कैसे राष्ट्रद्रोह कर सकते हैं। मतलब क्या चाहिए आपको, कितना पैसा चाहिए जीने के लिए। और सबसे बड़ा मैं वीकनेस समझता हूं अपना प्रजातंत्र का, ये लोग मनमानी करते हैं। अब मणिपुर में जाके फेक नैरेटिव बनाया और साबित हो गया कि फेक नैरेटिव है, तो एक प्लेटफॉर्म से कहा जाता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। बिहार का एक बच्चा एकदम यूट्यूबर था, वो कुछ किया तो वो फ्रीडम, हाँ उसको जेल भेज दिया, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन नहीं है। तो यहाँ भी अमेरिकन मॉडल है, सेलेक्टिव अप्रोच, जो प्रिय है उसको बचा लो, जो प्रिय नहीं है उसको जेल भेज दो।
तो जस्टिस एज पर कन्वीनियंस है, तो देश तो कष्ट में होगा। मेरा ख्याल है काफी सुधार लाने की जरूरत है। देश के अंदर रह के जो जयचंद वाला रोल अदा करते हैं, राजद्रोह करते हैं, उनको उनको खाली कैपिटल पनिशमेंट होना चाहिए और नथिंग लेस देन दैट। मैं बार बार अंजू बोलता रहता हूं कि नेशनल सेफ्टी जुडिशियल कमीशन की गठन होनी चाहिए, 4-5 मेंबर का बनाओ और उसको सुप्रीम कोर्ट का पावर दो, मैचिंग पावर। और यदि दोनों में विवाद हो कि किसका क्या जजमेंट में कंट्रडिक्शन हो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन टेक अ कॉल, हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, वो फैसला ले कि नहीं ये सही है। जब तक ऐसा नहीं होगा ये तो मनमानी करते रहेंगे। आज 38 करोड़ है, पता नहीं कितना करोड़ किसके पास आया है। क्या ये सच नहीं कि बनारस में एक पॉलिटिकल पार्टी करीब 28 एनजीओ खोले हुए था, उससे पैसा ले रहा था विदेश से, नाम नहीं लेना चाहता मैं, 28 एनजीओ दबा के यहां पैसा आता है। लोग यहाँ गॉडफादर का था ना, एवरीबडी इज ऑन सेल, प्राइस पता होना चाहिए। तो यहाँ तो बिक्री के लिए लोग तैयार हैं, विदेशी ताकतें पैसा फेंकती है, ये बिकते हैं, राजद्रोह करते हैं और इनको कुछ होता नहीं। ये है इधर दर्द की बात ये है। सर कुछ होता नहीं, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है, क्योंकि आप देखिए जो भी 8-9 इस वक्त डिटेन किए गए हैं दिल्ली पुलिस की तरफ से, जिनसे पूछताछ चल रही है, जब तक मैं और आप बात कर रहे हैं उस वक्त तक तो यही खबर है कि पूछताछ चल रही है, हो सकता है देर शाम तक उनकी गिरफ्तारियां भी हो जाएं, लेकिन पहली बार उन पे शिकंजा कसा है। बहुत लंबे अरसे से देखा जा रहा था कि वो एंटी इंडिया एजेंडा चलाते। सर भारत के सरकार के खिलाफ खबरें चलाना कोई गलत बात नहीं, आपको नहीं पसंद आती नीतियां आप आलोचना करो, लेकिन आप एक टूल किट बनाकर एक जैसी भाषा होती है इन सभी पत्रकारों की जब ये भारत सरकार के खिलाफ बोलते हैं, एंटी इंडिया एजेंडा चलाते हैं, और उसके लिए आप पैसा ले रहे हैं। मनी ट्रेल को तो खंगाल लिया ईडी ने पूरा मनी ट्रेल खंगाल, पैसा आया, तो फिर इनके खिलाफ पुख्ता सबूतों तो यूएपीए के तहत कार्रवाई हो रही है ना। अंजू मेरा एक ही स्टैंड है, आप एक्चुअल रिपोर्टिंग करो, फेक रिपोर्टिंग नहीं कर सकते। बिल्कुल आप एक्चुअल रिपोर्टिंग करो, पब्लिक को बोले तो सत्य ये है, पब्लिक फैसला करे। आप फेक रिपोर्टिंग क्यों करते हो, मोटिवेटेड रिपोर्टिंग क्यों करते हो? आप मणिपुर में जाके फेक नैरेटिव किसी पॉलिटिकल पार्टी से पैसा लेके उसका नैरेटिव क्यों चलाते हो? ये तो नया भारतवर्ष है, इसीलिए ये सब चीज हो रहा है। पहले ऐसे कभी देखा गया है क्या? जो एक परिवार का भजन गाता था उसको पद्मश्री मिल जाता था। आज पद्मश्री में लिस्ट में देखो, मतलब कोई खाली पांव आ रहा है, महिला आ रही है, कोई मतलब कहां कहां से मोदी जी उठा के लाते हैं, सब नगीना, सब हीरा हीरा। पहले कमर पटका दो, एक परिवार का भजन गा दो, बस गुणगान कर दो, बस हो गया, पद्मश्री मिल गया। पद्मश्री का लिस्ट उठा के देख लो। जो एक परिवार का मीडिया में रह के एक परिवार का गुणगान करते थे, उनको देखो कब कब पद्मश्री मिला है, किस लिए मिला है। तो ये तो अच्छा दिखता सब है, इनको बल इसलिए मिलता है क्योंकि ये जानते हैं कि कोई खास नहीं होगा, है ना, लोग बचाने के लिए लोग बैठे, इशारों में कह रहा हूं, तो इनको बल मिलता है। जब हाफिज सईद ऐसा इनको डर होगा ना, तो ये भागेंगे कनाडा कनाडा जाएंगे, कनाडा जाएंगे। और भाई उनको वहां से बल मिलता है ना सर, जहाँ पे अगर हम कुछ बोले तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के दायरे में आ जाते हैं, जहाँ रात के 3-3 बजे या दिन में शनिवार के दिन 2-2 बेंच बैठ जाते हैं, वहां से इनको बल मिलता है, तुरंत इनको जमानत मिल जाती है, मेंशनिंग पे इनके केस सुने जाते हैं, तो इसलिए इनको बल मिलता है। ये अब क्या करें, ये तो सोशल मीडिया है, हर कोई अपनी बात कह सकता है, हम भी फ्रीडम ऑफ स्पीच का ही इस्तेमाल करते हुए बात बोल रहे हैं कि इनको वहां से शायद इनके खिलाफ कोई कुछ बोलेगा नहीं, अगर इन पे कोई नकेल कसेगा तो तुरंत ही वहां दरवाजा खटखटा देंगे और शाम तक आजाद हो जाएंगे। रंजन गोगोई जी ने क्या कहा था कि कोर्ट फिक्सर्स की मनमानी चलती है। अरे मैं नहीं कर रहा हूं, एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहे हैं कोर्ट फिक्सर्स का मनमानी चलता है। तो इसीलिए तो मैं बोल रहा हूं नेशनल सेफ्टी जुडिशियल कमीशन, मैचिंग पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, अल्टरनेट रास्ता अवेलेबल है। रास्ता ए नहीं शूट कर रहा है, रास्ता बी में जाओ और उनमें ऐसे चुन के रखो जो कोर्ट फिक्सर्स के चंगुल में ना हो, जिसकी इंटेग्रिटी फैक्टर साबित किए रखी हो कि हाँ भाई हिला नहीं सकता, ये युधिष्ठिर है,
नहीं बिक सकता। ये युधिष्ठिर है, ये नहीं बिक सकता। 5-6 युधिष्ठिर को वहां खड़ा कर बैठा दीजिए, फिर देखिए खेल, फिर मैं देखता हूं कैसे कौन बच जाता है। नहीं बचेगा, खत्म है कहानी। अच्छा, इस नेशनल, ये जो एनएस जेसी का जो है, इसको होना चाहिए सुओ मोटो रिकॉग्निशन ले सकता है, कोई एफआईआर की जरूरत नहीं। सुओ मोटो रिकॉग्निशन लेगा, ओके ये इशू है, बुलाओ पार्टी को, बोलो 15 दिन में आर्गुमेंट पेश कर, 31वां दिन न्याय, कैपिटल पनिशमेंट, आउट ऑफ द कंट्री, फिनिश्ड। ढूंढते रहे जाके कनाडा में फ्रीडम ऑफ स्पीच, वहां तो बहुत फ्रीडम ऑफ स्पीच, वहां करो जाके। भारत में इसकी जरूरत नहीं है। फ्रीडम ऑफ स्पीच मिलेगा, फ्रीडम। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं अंजू, फ्रीडम ऑफ स्पीच ज्यादा महत्वपूर्ण है कि सॉवरेंटी इशू है? देश की गरिमा, देश की सुरक्षा, देश का सम्मान, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है? अच्छा, फ्रीडम ऑफ स्पीच मानता हूं सही है, लेकिन कब कब सही है? जब आप सच बोल रहे हो। झूठ बोलने का आपको लाइसेंस नहीं दिया जा सकता। एक कवर में फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम लेके आप झूठ मिलने का लाइसेंस आपको नहीं दिया जा सकता, राष्ट्रद्रोह का लाइसेंस नहीं दिया जा सकता, आप मनमानी नहीं कर सकते। उसको कवर की तरह इस्तेमाल करके कुछ भी बोल दो, दादागिरी कर लो, और पूरा देश इसका इसका प्राइस पे करता रहे। बिल्कुल सर, और सबसे मजेदार बात यह है कि जिस देश से पैसा लेकर ये लोग अपने ही देश के खिलाफ एजेंडा चला रहे हैं, उस देश में जाकर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का क्या हाल है वो इनको देख लेना चाहिए। चाइना में कितने अरे लोग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाते लापता हो गए, पता ही नहीं है, उनके तो विदेश मंत्री तक लापता हो चुके हैं, और उनसे ही पैसा लेकर अपने देश में अपनी सरकार के खिलाफ, अपने देश के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाते हैं। अगर खबर अरे सच्ची है तो अंजू, डिफेंस मिनिस्टर भी गायब है, फॉरेन मिनिस्टर भी हाँ, गायब है, तो तब ये लोग मुंह को नहीं खोलता है चीन के खिलाफ। तुमने एक चीज देखा है, जो चीन के दलाल यहाँ पे हैं, कभी चीन के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, कभी निंदा नहीं करेंगे चीन के दलाल की। सर कैसे बोलेंगे? पैसे मिलते हैं तो फिर कैसे बोलेंगे? रोकड़ा रोकड़ा आता है, रोकड़ा मिलता है, किसी की कोई फाउंडेशन है, किसी की कोई एनजीओ है, वहां पे पैसा आता है सर, उसी के बहाने तो आता है। तो वही तो मैं इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि नेशनल सेफ्टी जुडिशियल कमीशन 31 दिन में ये सॉर्ट आउट हो सकते हैं, 31 डेज, 32वां दिन चाहिए नहीं। सर मैं तो गुजारिश करती हूँ, मतलब मैं बहुत बड़ी यूट्यूबर तो हूँ नहीं कि करोड़ों लोग मुझे देखते हो, लेकिन जितने लोग मुझे देखते हैं मैं तो यही गुजारिश कर सकती हूँ, उनमें ऐसे लोग भी आपको और हमको सुन रहे हो जो कम से कम इस तरफ ध्यान दे, जो बात आप कह रहे हैं कि ये नेशनल जुडिशियल जो सिस्टम आप बनाने की बात कर रहे हैं उस तरफ ध्यान दें, और उम्मीद करते हैं कि वैसा कोई सिस्टम इस देश में बने पैरेलल, ताकि इस तरह के जो मामले हैं वो लटके ना, 30 दिन के अंदर उनका निपटारा हो जाए और लोगों के लिए नजीर बने, एक एग्जाम्पल बने कि भाई देखो ऐसे इतनी जल्दी काम होता है। अब अगर नकेल कस रहे इन लोगों के खिलाफ तो उम्मीद करते हैं कि अच्छे तरीके से कसेगी, बाकी लोगों को भी सबक मिलेगा कि अगर देश के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाओगे, टूल किट के अंतर्गत एक प्रोपेगेंडा चलाकर देश को बदनाम करोगे, तो उनका भी ये हश्र होगा। कम से कम इस बात का सुकून है कि ऐसे लोगों के इर्द गिर्द नकेल कसी जा रही है जो इतने लंबे अरसे से रायता फैला रहे थे चीनी पैसे पर। मुझे तो इस बात का सुकून है। एकदम सही कह रहा। नहीं देखो, राष्ट्र से बड़ा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, न हम, न आप, न पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, न कोई, नथिंग, नोबडी। जैसे लोग कहा जाता है ना कि कानून से बड़ा कोई नहीं है, मैं बोलता हूँ राष्ट्र से बड़ा कोई नहीं। सब पिग्मी है, सब राष्ट्र के सामने सब पिग्मी है, भारत माता के सब नीचे है। बिल्कुल। तो हम भारत माता को कैसे सुरक्षित करें? कोई कुछ भी बोल देता है, अब बच के निकल जाता है। अरे तुमने किसी की हत्या कर दी, बोलो आई एम सॉरी, तुमने तो मार दिया उसको। किसी का अपमान कर दो और सुप्रीम कोर्ट में जाके बोलो कि माफी चाहता हूं, गलती, तो ऐसे थोड़ी होगा। इस देश में सबसे बड़ी बात हो, अकाउंटेबिलिटी नहीं है अंजू, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। वो अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की जरूरत है, जो कि एनएस जैसी फिक्स करेगा। 31 डेज आउट। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, जवाबदेही होनी चाहिए, लेकिन फिलहाल तो हमारा जो सबसे बड़ा कंसर्न था वो था हाफिज से जो मारा मारा कनाडा भाग गया, ऐसी खबरें आपने दी हैं। तो देखिए कनाडा में उसका क्या हश्र होता है। फ्रेंड्स ऑफ इंडिया तो सर अब सब जगह है, ऐसा नहीं है कि वो पाकिस्तान में है तो कनाडा
में नहीं है, यूके में नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में नहीं, हर तरफ फैले हुए हैं। तो देखते हैं कि हाफिज का क्या होता है। और ये जो एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा चलाने वाली जमात है उसमें तो त्राही त्राही मची हुई है। देखते हैं उनका क्या अंजाम होता है। अब उनके पर नकेल कसनी शुरू हुई है, तो इस बार तो ऐसा लगता है कि अच्छा खासा सबक उन लोगों को मिलेगा। तो फिलहाल तो आपने इस मुद्दे पर जो जानकारी मेरे दर्शकों को दी सर, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम। भारत माता की जय।